हाँ, पहला प्रश्न, बड़े भाई साहब पाठ का पहला प्रश्न। एक या दो पंक्तियों में उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न, कथा नायक की रुचि किन कार्यों में थी? यहाँ कथा नायक के बारे में बात हो रही है। कथा नायक की रुचि, कथा नायक कौन है यहाँ? कथा नायक बताइए। हाँ, तो उनकी रुचि किन कार्यों में थी? जल्दी से आंसर कीजिए, कोई एक स्टूडेंट, बॉयज गर्ल्स कोई भी, जो समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है जल्दी बोलिए। कथा नायक की रुचि किन कार्यों में थी? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, समय व्यस्त नहीं कीजिए। हाँ, कथा नायक की रुचि किन कार्यों में थी? हाँ, बोलो बोलो, ठीक है। कथा नायक की रुचि खेलने कूदने, बस इतना लिख दोगी बेटा, तुमको 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। सिर्फ इतना लिख दोगी कि कथा नायक की रुचि खेलने कूदने और घूमने फिरने में थी, तो क्या मैं 2 मार्क्स दे दूंगी? बोलो, क्या इतना लिखना पर्याप्त है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए? एक या दो वाक्यों में जब कहा जा रहा है तो इतना संक्षिप्त चलेगा? चलिए दूसरा कोई बताइए, कथा नायक की रुचि किन कार्यों में थी? ध्यान से सुनिए, मैं सारा आंसर आप लोगों को एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ। कथा नायक की रुचि खेलने कूदने, उधम मचाने, कॉमा देकर लिखेंगे। खेलने कूदने जो शब्द है ये योजक चिन्ह होगा। उधम मचाने, उधम में बड़ा ऊ होता है, उधम मचाने। घूमने फिरने, घूमने फिरने में भी योजक चिन्ह होगा। गप्पे मारने, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदने, फाटक पर सवार होकर उसे मोटर कार बनाने तथा पतंगबाजी आदि में थी। ये इतने सारे कार्य करता था कौन? कथानायक। कथानायक अर्थात लेखक। उसकी रुचि थी खेलने कूदने में, उधम मचाने में, घूमने फिरने में, गप्पे मारने, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदने, फाटक पर सवार होकर उसे मोटर कार बनाने तथा पतंगबाजी में थी। इतना कम से कम लिखेंगे, यू विल गेट 2 मार्क्स। अगर इससे आप एक सब वाक्य में, आधा वाक्य में, किसी तरह से 1.5 वाक्य में लिखेंगे तो फुल मार्क्स आपको कतई नहीं मिलेगा। मैं पहले बता दे रही हूँ, 1 मार्क्स से मैं ज्यादा किसी भी स्टूडेंट को 1 भी दे सकती हूँ और सिर्फ हाफ भी दे सकती हूँ, 2 मार्क्स तो नहीं। इसलिए लिटरेचर में कम से कम इतना आप लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी अनावश्यक बात नहीं है। जिन जिन कार्यों को कथानायक करता था वे सारे कार्य इसमें शामिल हैं। बात आ रही समझ में? हाँ, जल्दी बोलो, इतना आपको लिखना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा भाई साहब, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? यानी बड़ा भाई जब दिन भर खेल कूद करके वापस हॉस्टल के कमरे में आता था, कुछ घटनाओं को भी आपको लिखना है कि आखिर बड़ा भाई, अब मान लीजिए बड़ा भाई सोकर उठा और तब बड़े भाई साहब तुरंत पूछना शुरू कर दिए छोटे भाई से, कहाँ थे? खाना खाकर आया तो पूछना शुरू कर दिए, कहाँ थे? नहीं। इसका प्रॉपर आंसर, यानी कुछ पहले की भूमिका देते हुए कि बड़े भाई साहब जब भी, तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब भी छोटे भाई दिन भर खेल कूद कर जब हॉस्टल के कमरे में आते तो बड़े भाई साहब उनसे पहला सवाल यह पूछते, उसके बाद पूछते थे डैश देकर, उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, कहाँ थे? ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि प्रश्न पूछते थे इसलिए चिन्ह जो है आपका वो प्रश्नवाचक होगा, कहाँ थे। तीसरा प्रश्न, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? जब दूसरी बार वो पास हो गया, पहली बार तो पास हो ही गया, फिर दूसरी बार भी छोटा भाई पास हो गया,
ये तो पास हो गया, तो उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ गया। आखिर वो कौन सा परिवर्तन था? तो दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई की स्वच्छंदता और मनमानी बढ़ गई। वर्तनी पे विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग, किताब में अंडरलाइन कर लेंगे जितनी भी कठिन वर्तनी है। स्वच्छंदता कैसे लिखना है, क्योंकि अशुद्धियों पर नंबर कट सकता है और कटता ही है, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई की स्वच्छंदता और मनमानी बढ़ गई। पूर्ण विराम, उसने पढ़ना लिखना छोड़ मटर गश्ती, खेलना कूदना, घूमना फिरना व पतंगबाजी करना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि वह पढ़े न पढ़े अच्छे नंबरों से पास हो ही जाएगा। तो ये सारे परिवर्तन उसके व्यवहार में आया। बात आ रही समझ में कि दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई की स्वच्छंदता और मनमानी बढ़ गई। उसने पढ़ना लिखना छोड़कर सिर्फ घूमना, खेलना कूदना, पतंगबाजी शुरू कर दिया, क्योंकि उसे यह लगने लगा कि वो पढ़े न पढ़े अच्छे नंबरों से पास हो ही जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? तो इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं, कुछ बनाकर लिखना है, टू द पॉइंट ही लिखना है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 वर्ष बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? तो बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी या किताब पर, कॉपी में का के ऊपर अर्धचंद जरूर देंगे, कॉपी या किताब पर व्यर्थ की बातें या बेकार की बातें बार बार लिखते या पक्षियों और पशुओं आदि के चित्र बनाते थे। यानी दिमाग वो थक जाता था बेचारे का पढ़ते पढ़ते, तो फिर ये आराम देने के लिए यही काम करते थे। समझ में आ गया सबको? शब्दार्थ भी एक बार देख लेंगे आप लोग, क्योंकि शब्दार्थ भी हो सकता है, मुझे याद नहीं है, किसी न किसी रूप में शब्दार्थ भी दिया होगा। उसके बाद बड़ी कक्षा में होने के बाद भी लेखक क्या करता था? लापरवाह किस्म का था, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता था। बड़ी कक्षा में होने के बाद भी वह हॉस्टल से बाहर निकलकर बिना किसी कारण घूमता फिरता रहता था। छोटे भाई के चुप हो जाने पर बड़े भाई साहब उसका स्वागत किस तरह के शब्दों में करते थे? यानी जब बड़े भाई साहब छोटे भाई को डांट लगाते थे, बहुत बुरी तरह से जलील करते थे, और जब छोटा भाई चुप रहता था तो उसका अर्थ यह लगाते थे बड़े भाई साहब कि उसे अपना अपराध स्वीकार है। और इस पर बड़े भाई साहब क्या करते? स्नेह और रोष से मिले जुले शब्दों में उसका स्वागत करते थे। स्नेह की भी शब्द रहते थे और रोष यानी गुस्से के भी शब्द से उसका स्वागत करते। लेखक को मौन देकर बड़े भाई का व्यवहार कैसा हो जाता था? जब लेखक बड़े भाई के सामने मौन हो जाता था तो बड़े भाई को यह विश्वास हो जाता था कि उसे अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, और ऐसे में वह बड़े होने का कर्तव्य निभाकर उसे डांटते भी और प्रेम भी करते थे। दोनों क्वेश्चन एक ही होगा। बड़े भाई साहब छोटे भाई से प्रश्न करके क्या उपदेश देते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से यह प्रश्न करते थे कि अब तक कहाँ थे। इसके बाद वह छोटे भाई को उपदेश देना आरंभ कर देते थे। उनका मत था कि पढ़ाई लिखाई आसान कार्य नहीं है। लेखक निराश क्यों हो जाया करता था? यानी इतना वो बेचारा सोचता था लेखक कि मैं ऐसा तो कोई काम नहीं करता हूँ, मैं पढ़ाई भी कर लेता हूँ, स्कूल द्वारा दिया हुआ गृह कार्य भी पूरा कर लेता हूँ, फिर मैं कक्षा में अव्वल भी आता हूँ, लेकिन ये मेरे जो भाई साहब हैं मुझे हमेशा क्यों डांटते रहते हैं? तो आखिर किस बात को सोचकर वह निराश हो जाया करता था? तो जब लेखक के बड़े भाई उसे पढ़ाई न करने और दिन भर खेलने कूदने पर बुरी तरह से डांटते फटकारते थे तो वह दुखी एवं निराश हो जाता था। उसका दिल बुरी तरह टूट जाता था, जिससे कभी कभी वह रोने भी लगता था। निराशा के बादल फट जाने पर लेखक क्या किया करता था? यानी कौन से निराशा के बादल? निराशा के बादल फट जाने पर लेखक मन में यह विचार करता था कि अब आगे से खूब पढ़ाई लिखाई करेगा। यह सोचते ही वह झटपट एक टाइम टेबल बनाता
और उसी के अनुसार पढ़ाई करने की बात सोचता था। क्या वो जो सोचता था वो करता था लेखक? बताइए। लेखक जब भी जिस बात को सोचता था उस बात को कभी वो पूरी तरह से करता नहीं था। जैसे ही निराशा के बादल फटते हुए झटपट टाइम टेबल बना लेता, लेकिन कभी भी टाइम टेबल के अनुसार वो पढ़ाई नहीं करता था। लेखक का लगाव किन चीजों से अधिक था? यानी पढ़ाई को छोड़कर उसका लेखक का जो लगाव था वो अन्य किन चीजों में था? तो लेखक का खेलकूद, सैर सपाटा, गप्पेबाजी आदि में अधिक लगाव था। उसे मैदान की हरियाली, हवा के सुखद झोंके, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल आदि खेल हमेशा अपनी ओर खींचते रहते थे। मैदान का आकर्षण छोटे भाई को कहाँ ले जाता था और क्या क्या करवाता था? कहानी के आधार पर लिखना है। तो मैदान का आकर्षण छोटे भाई को पढ़ाई से दूर खेल कूद की दुनिया में ले जाता था तथा उससे फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दाव घास, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती थी। वहां जाकर वह सब कुछ भूल जाता था। सब कुछ यानी भाई साहब का रौद्र रूप, भाई साहब का उपदेश, भाई साहब का डांटना, इन सारी चीजों को वो भूल जाता था। बस उसे सिर्फ याद रहता था फुटबॉल, कबड्डी के दाव घास, वॉलीबॉल यानी जिन खेलों के लिए उसके भाई साहब डांटते थे वही सारी चीजें उसे याद रहती थी। जब लेखक खेल कर वापस लौटता था तो बड़े भाई को कमरे में पाने पर उसे कैसा अनुभव होता था? तो जब लेखक खेल कर वापस लौटता था तो अपने बड़े भाई को कमरे में पाने पर उसे ऐसा अनुभव होता था जैसे उसके सिर पर नंगी तलवार लटक रही है। कल मैंने बताया था नंगी तलवार लटकना मतलब, बताइए। कल मैंने बताया था आप लोगों को मुहावरे का अर्थ कि किस तरह। हाँ बताओ, सिर पर नंगी तलवार लटकना मतलब इसका मैंने बताया था, जल्दी बोलो। क्या बोल रहे हो? नहीं सुनाई पड़ रही है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सिर पर नंगी तलवार लटकने का क्या अर्थ होता है? किसी को याद नहीं है? कल मैंने बताया था। हाँ वेरी गुड, खतरे का एहसास होना। यानी जैसे ही वो कमरे में प्रवेश करता ऐसा लगता कि अब खतरे की घंटी बज गई। और वो खतरे की घंटी क्या थी? बस बड़े भाई साहब कमरे में आते और सबसे पहला प्रश्न पूछते कि अब तक कहाँ थे, और उसके बाद उनकी उपदेश माला आरंभ हो जाती। तो इस तरह से वो सिर पर नंगी तलवार लटक रही है यह उसको ऐसा अनुभव होता था। वह उनके साये से भी भागता था और वह उनसे हरदम भयभीत रहता था। तो ये आपके हुए। उसके बाद बड़े भाई साहब ने लेखक को पूरी उम्र एक ही कक्षा में पढ़े रहने का भय क्यों दिखाया? यानी लेखक के जो बड़े भाई साहब थे उन्होंने एक ही कक्षा में पढ़े रहने का भय इसलिए दिखाया क्योंकि वे अज्ञान और अयोग्यता के कारण स्वयं पढ़ाई से डरे हुए थे। और उन्हें लगता था कि इतना पढ़ने के बाद भी जब मैं बार बार फेल हो जाता हूँ तो शायद छोटा भाई तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है और यह पढ़ाई उसके लिए और कठिन हो जाएगी। और इसी वजह से वह लेखक को चेतावनी देते हुए इस बात की चेतावनी देते थे कि यदि सही तरीके से वो पढ़ाई नहीं करेगा तो उसे पूरी उम्र एक ही कक्षा में रहना पड़ेगा। समझ में आई बात? हेलो, सबको समझ में आ रही है बात? क्योंकि वो पढ़ाई का भय दिखाया करता था कि मैं तो इतना मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी एक ही कक्षा में कई साल से पढ़ा रहता हूँ। तो छोटा भाई तो दिन रात मौज मस्ती में रहता था और पढ़ाई के प्रति वो सचेत भी नहीं रहा, जागरूक भी नहीं है, पढ़ाई के प्रति उसमें उदासीनता की भावना है। तो ऐसा ना हो कि एक ही कक्षा में उसे पूरी उम्र रहना पड़े, इसलिए वो पढ़ाई का भय दिखाते थे। लेखक ने घर वापस जाने की बात क्यों सोची? कि लेखक के बड़े भाई उसे पढ़ाई न करने पर बुरी तरह से डांटते फटकारते रहते थे और हमेशा कहते रहते थे कि नहीं पढ़ोगे, पढ़ाई यदि नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। और बड़े भाई की तरह मेहनत करने की बात सोचते ही लेखक निराश हो जाते क्योंकि उन्हें लगता था कि इतनी मेहनत वो नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में उनके मन में बात आती कि वापस घर चले जाना चाहिए। ये आपकी किताब में भी दिया हुआ है कि जो काम अपने हाथ की नहीं हो, बूते के बाहर की हो, वो काम नहीं करना चाहिए। तो लेखक को लगता था कि नहीं, मैं बड़े भाई साहब जितनी मेहनत तो नहीं कर पाऊंगा, मुझसे इतनी मेहनत नहीं होगी, मुझसे पढ़ाई नहीं होगी।
और यह सोचकर वो निराश हो जाते और वैसे में घर वापस जाने की बात सोचते। कक्षा में प्रथम आने पर छोटे भाई के स्वभाव में क्या परिवर्तन आए होगी? अभिमान बढ़ गया, उसका आत्मसम्मान भी बढ़ा और उसे लगने लगा कि बड़े भाई साहब उसे उपदेश देते हैं, लेकिन जब स्वयं फेल हो जाते हैं तो अब वो क्या कुछ नहीं डांटेंगे। इसलिए अब वो खेल कूद में और पहले से ज़्यादा निर्भीक हो गया, क्योंकि उसको लगता था कि बड़े भाई साहब जो खुद फेल हो रहे हैं, भला वो अब उसे कैसे डांटेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस पाठ में बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में आ सकते हैं। उसके लिए आप तैयार रहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि 2 नंबर का है तो आप एकदम थोड़ा सा लिखकर निश्चिंत हो जाएं। और गद्य में क्या है? ततारा वामीरो कथा है ना, बड़े भाई साहब और कौन सा दिया था मैंने? बताओ, सिलेबस देकर बताओ। हाँ, बड़े भाई साहब है, ततारा वामीरो कथा है, कबीर की साखी है, पद है, मनुष्यता है। हाँ, शर्ली में पोर्शन ये सब ना दिया है मैंने। सिर्फ 2 गद्य ही नहीं है, 3 पद्य भी है, साखी, पद और मनुष्यता। और संचयन में सिर्फ हरिहर काका है। ठीक है, और पदबंध है, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास, मुहावरे, यानी यही पोर्शन आपके हमेशा चलेंगे। ग्रामर बहुत आपका कम है। पदबंध है, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास और मुहावरे, यही आपका रहेगा। सिलेबस ऐसे भी आपका कम कर दिया गया है। और लेखन खंड में सिर्फ अनुच्छेद लेखन, औपचारिक पत्र लेखन, सूचना लेखन, विज्ञापन और लघु कथा लेखन है। तो बस यही सब आपका है। तो लेखन खंड में सिर्फ अनुच्छेद लेखन ही दे पाई हूँ, क्योंकि 40 नंबर का इतना कम नंबर में मैं सेट कहाँ करूँ क्वेश्चन। तो इसलिए जो पोर्शन है उसको अच्छे से आप लोग सिलेबस जो दिया हुआ है उसको करेंगे। अब ततारा वामीरो कथा। ततारा वामीरो कहाँ की कथा है? चलिए बताइए। इसके लिए बहुत ज़्यादा सिर्फ इतना लिख दोगे? ततारा वामीरो कथा कहाँ की कथा है? ततारा वामीरो उन द्वीपों की कथा है जो आज लिटिल अंडमान और कार निकोबार के नाम से जाने जाते हैं। ये पूरा लिखना होगा बच्चा, सिर्फ कार निकोबार लिखने से नहीं होगा। ततारा वामीरो उन द्वीपों की कथा है, कौमा, जो आज लिटिल अंडमान और कार निकोबार में योजक चिन्ह होगा, के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, ऊट पटांग आंसर लिखना ही पर्याप्त नहीं है। आंसर सही होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? वामीरो अपना गाना इसलिए भूल गई क्योंकि अचानक समुद्र की ऊंची लहर ने उछलकर उसे भिगो दिया और वह हड़बड़ाकर गाना भूल गई थी। बात आ रही समझ में? वामीरो अपना गाना इसलिए भूल गई क्योंकि अचानक समुद्र की ऊंची लहर ने उछलकर उसे भिगो दिया और वह हड़बड़ाकर गाना भूल गई थी। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन। ततारा ने वामीरो से क्या याचना की, यानी क्या प्रार्थना की? ततारा ने वामीरो से अपना मधुर गीत पूरा करने और अगले दिन भी उसी समुद्री चट्टान पर आने की याचना की। यानी ततारा जो है वामीरो से 2 चीज़ों की याचना की। एक तो पहला कि उसने कहा कि तुमने गीत अधूरा क्यों छोड़ दिया, अपना तुमने मधुर गीत को तुम पूरा करो। और दूसरा कि अगले दिन भी उसी समुद्री चट्टान पर वह उसका इंतजार करेगा, इसलिए दोबारा उसे उस चट्टान पर आने की याचना की। समझ में आ रही है बात? हाँ, आंसर ऐसे आप लोगों को ढंग से लिखना है। ततारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी, यानी क्या कौन सी प्रथा थी, कौन सी रीति रिवाज थी? ततारा और वामीरो के गांव की रीति यह थी कि वहां के निवासी केवल अपने गांव वालों के साथ ही विवाह कर सकते थे। क्रोध में ततारा ने क्या किया?
क्रोध में ततारा ने कमर पर लटकी तलवार निकालकर जमीन में गाड़ दी, कौमा, जिससे धरती 2 टुकड़ों में बंट गई। ठीक है, जिससे धरती 2 टुकड़ों में बंट गई। नेक्स्ट, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? तो ततारा की तलवार के बारे में लोगों का यह मत था कि लकड़ी की बनी होने के बावजूद वह तलवार दैवीय शक्ति से संपूर्ण थी या परिपूर्ण थी, और ततारा इस तलवार को सदैव अपने साथ रखता था, लेकिन कभी इसका प्रयोग दूसरों के सामने नहीं करता था। ठीक है, ये भी मत लोगों को पता था। सभी लोग इस बात को मानते थे, जानते थे कि लकड़ी की बनी हुई तलवार है, लेकिन फिर भी ततारा उस तलवार का प्रयोग लोगों के सामने नहीं करता था, और इसीलिए लोगों की एक मान्यता बन गई थी कि जरूर वो अद्भुत है, लकड़ी की तो बनी हुई है, लेकिन उसमें जरूर वह तलवार जो है वो दैवीय शक्ति से परिपूर्ण है। बात समझ में आई? नेक्स्ट, वामीरों ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? वामीरों ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? वामीरों ने ततारा को बेरुखी से यह जवाब दिया कि पहले बताओ कि तुम कौन हो और इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का क्या कारण है। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। ठीक है, तो वामीरों ने ततारा को बेरुखी से ही जवाब दिया। ततारा वामीरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? जब ततारा बहता हुआ बहुत दूर पहुंच गया और सबने मान लिया कि उसकी मृत्यु हो गई, इधर वामीरो भी ततारा के वियोग में पागल हो गई, और अंत में दोनों की मृत्यु से यह सुखद परिवर्तन आया कि दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध होने लगे। ठीक है, यानी जब तक दोनों जीवित थे तब तक इन दोनों की बात को किसी ने नहीं माना, दोनों के ना तो परिवार वाले ना दोनों के गांव वाले। लेकिन जैसे ही इन दोनों की मृत्यु हो गई, ततारा पागल हो गई और ततारा बहता हुआ बहुत दूर पहुंच गया और वामीरो उसकी याद में पागल हो गई और अंत में दोनों की मृत्यु हो गई। तो दोनों की मृत्यु के बाद लोगों ने आपस में एक गांव से दूसरे गांव में वैवाहिक संबंध जो है वो स्थापित हो गए, और इस तरह से ये सुखद परिवर्तन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? आखिर उसके व्यवहार के बारे में लिखना है, स्वभाव के बारे में, क्यों उसको पसंद करते थे? तो निकोबार के लोग ततारा को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वह सुंदर, शक्तिशाली, नेक, साहसी और परोपकारी था। वह सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। वह अपने गांव वालों की ही नहीं बल्कि पूरे समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था। अपने गांव की सेवा और अपने देश की सेवा और अपने परिवार की सेवा तो सब लोग करते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो स्व की बात नहीं सोचता था, पर की बात सोचता था, तो ततारा ऐसे ही लोगों में था। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे संक्षिप्त प्रश्न, इसमें और भी बहुत सारे संक्षिप्त प्रश्न बन सकते हैं, उसको आप लोग, मैं बार बार आप लोगों को बोलती थी कि चैप्टर से भी लिखेंगे। ठीक है, चैप्टर को पढ़ेंगे क्योंकि एमसीक्यू आपके चैप्टर बेस्ड ही रहेंगे। ठीक है, ततारा को दूसरे गांवों में आमंत्रित क्यों किया जाता था? विवाह के लिए बेशक उसकी मान्यता नहीं थी, दूसरे गांव वाले लोग उसे पसंद तो करते थे, लेकिन विवाह करने की अनुमति उसे नहीं दी गई, लेकिन उसको दूसरे गांव वाले लोग उसको आमंत्रित भी करते थे। तो ततारा अच्छे स्वभाव का था और सुंदर युवक था। आकर्षक व्यक्तित्व, समाज सेवा और त्याग की भावना के कारण दूसरे गांवों में उसे आमंत्रित किया जाता था। स्वभाव अच्छा था, आकर्षक व्यक्तित्व था, समाज सेवा और त्याग की भावना उसमें भरी हुई थी, इसीलिए वह दूसरे गांवों में भी आमंत्रित किया जाता था और दूसरे लोगों द्वारा पसंद भी किया जाता था। ततारा की तलवार किसकी बनी हुई थी, किस चीज से? ततारा की तलवार लकड़ी की बनी हुई थी, लेकिन उसकी खासियत यह थी कि ततारा उसे हमेशा अपने कमर में लटकाए रहता था, दूसरों के सामने उसका प्रयोग नहीं करता था। ततारा समुद्र तट पर घूमने के लिए क्यों आया था? तो दिन भर परिश्रम करने के कारण ततारा थक गया था, तो अपनी थकान मिटाने और शांति का अनुभव करने के लिए वह समुद्र तट पर
घूमने के लिए आया था। ततारा वामीरो को देखकर अपनी सुध बुध क्यों खो बैठा। वामीरो का मधुर स्वर में गाया गीत ततारा को बहुत पसंद आया और बाद में जब उसने ततारा वामीरो को देखा तो उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया और अपनी सुध बुध खो बैठा। मधुर गीत गाने वाली युवती कौन थी, उसे किसने भिगो दिया था? तो मधुर गीत गाने वाली युवती लपाती गांव की रहने वाली या लपाती गांव में रहने वाली वामीरो थी। वह समुद्र तट पर बैठे गीत गा रही थी। अचानक एक ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया। ततारा ने गीत गाने वाली युवती से विवशता में क्या आग्रह किया और क्यों? ततारा ने गीत गाने वाली युवती से आग्रह किया कि वह उसका रास्ता छोड़ देगा, लेकिन एक बार वह उसे अपना नाम बता दे। ठीक है, यानी वामीरो का नाम जानना चाहता था ततारा और इसीलिए उसने उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया ततारा। लेकिन जब वामीरो ने कहा कि उसका रास्ता छोड़े, तब उसने कहा कि ठीक है, मैं रास्ता छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें अपना नाम बताना होगा। वामीरो अन्य गांवों के युवकों को उनकी बात का उत्तर क्यों नहीं देती थी? तो वामीरो अन्य गांवों के युवकों को उनकी बात का उत्तर इसलिए नहीं देती थी क्योंकि उसके समाज में किसी और गांव के युवक से बातचीत करने की मनाही थी और परंपरा के विपरीत था। यह उनकी परंपराओं में शामिल नहीं था। इसीलिए वामीरो अन्य गांव के युवकों के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देती थी। मना करने के बाद भी वामीरो ततारा से मिलने क्यों गई? पहले तो ततारा ने जब कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा यहीं पर, तो वामीरो ने कहा कि नहीं, वह नहीं आएगी। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो मना करने के बाद भी वामीरो जो है ततारा से मिलने चली गई? तो मना करने के बाद भी वामीरो ततारा से मिलने इसलिए गई क्योंकि ततारा का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था और उसका चेहरा, उसका भोला भाला चेहरा बार बार वामीरो के आंखों के सामने तैर रहा था और वह अपने आप को रोक नहीं पाई और मिलने के लिए बेचैन हो गई, इसीलिए उसे मिलने चली गई। गांव तथा परिवार वाले ततारा और वामीरो के रिश्ते के विरुद्ध क्यों थे? तो गांव और परिवार वाले इन दोनों के रिश्तों के विरुद्ध इसलिए थे क्योंकि यह रिश्ता उनकी मान्यताओं और रीति रिवाज के विरुद्ध था। ठीक है, गांव वालों और परिवार वालों के बार बार मना करने के बाद भी वामीरो ने ततारा से मिलना जुलना क्यों नहीं छोड़ा? ततारा के सुंदर व्यक्तित्व, सौम्य व्यवहार और साहस आदि गुणों ने वामीरो को उसकी ओर आकर्षित किया। इसी कारण परिवार और गांव वालों के मना करने पर भी उसने ततारा से मिलना जुलना बंद नहीं किया। वामीरो की मां ने ततारा के साथ कैसा व्यवहार किया? वामीरो की मां ने ततारा को खूब खरी खोटी सुनाई और उसका बहुत अपमान किया। यह सब सुनकर ततारा ने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया। कार निकोबार के 2 टुकड़े हो जाने पर वहां कौन सा सुखद परिवर्तन आया? कार निकोबार के 2 टुकड़े हो जाने के पश्चात द्वीप पर यह सुखद परिवर्तन आया कि अब निकोबारी दूसरे गांवों में भी वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। यानी पहले कार निकोबार जब 2 टुकड़ों में विभक्त नहीं हुआ था, तब तक उनकी परंपरा यह थी कि एक ही गांव के लड़के और लड़की का होना अनिवार्य था, तभी जाकर वैवाहिक संबंध स्थापित हो सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन जब इन दोनों की मृत्यु हो गई और कार निकोबार 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया, तो इस गांव में, इस द्वीप में यह सुखद परिवर्तन आया कि अब एक ही गांव का होना अनिवार्य नहीं था। 2 गांव के भी युवक युवती होंगे तो उनका विवाह हो सकता था। ठीक है, समझ में आया सबको? एक ही प्रश्न को घुमा फिरा कर किसी न किसी रूप में रहेगा, आपका जवाब थोड़ा बहुत प्रश्न के अनुसार ही परिवर्तित होगा। ठीक है, यहाँ तक आया सबको समझ में? जल्दी बोलो। हाँ, हेलो। इसके बाद कबीर। अगर नींद में हो तो नींद खोलो, तुम लोग अपनी आंखें खोलो। ठीक है, कबीर के बारे में तो इसमें शब्दार्थ आप लोग जरूर कर लेंगे। इसमें बहुत सारे संक्षिप्त प्रश्न बन सकते हैं।
और बने भी हैं। सबसे पहले पाठ के अनुसार जो आपका प्रश्न है कि मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख इस प्रकार प्राप्त होता है कि लोग आदर और सम्मान भरे वचनों को सुनकर सुखी होते हैं। और इस प्रकार जब मीठी वाणी बोलने वाला व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग कर देता है तो उसका तन शीतल हो जाता है, यानी मन के साथ साथ तन भी शीतल हो जाता है। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में बताना है। यहाँ दीपक का अर्थ भक्ति रूपी ज्ञान और अंधकार का अर्थ ज्ञान है। तो इस प्रकार जिस तरह से दीपक के प्रकाश से अंधेरा नष्ट हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अहंकार नष्ट होने के लिए ईश्वर के प्रेम रूपी प्रकाश की आवश्यकता है। यानी ईश्वर का प्रेम रूपी जैसे ही प्रकाश फैलेगा कि मन के जितने अहंकार, जितने भ्रम हैं, जितने संदेह हैं, वो सारे अपने आप नष्ट हो जाएगा। ईश्वर कण-कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। ईश्वर कण-कण में व्याप्त है, यानी उसकी सत्ता हर कण-कण में है, लेकिन हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम अज्ञानी, अंधविश्वासी और अहंकारी हैं। यानी हमारा अज्ञान, अंधकार, विश्वास और अहंकार हमें ईश्वर तक नहीं पहुंचने देता और हम केवल सांसारिक आडंबरों और भोग विलास में ही फंसकर रह जाते हैं। इसके बाद है कबीर ने सच्चा भक्त किसे कहा है। कबीर ने सच्चा भक्त उस व्यक्ति को कहा है जिसने ईश्वर के प्रेम का अनुभव किया है और वह ईश्वर को सच्चे हृदय से प्रेम करता है। ऐसे ही लोगों को कबीर ने सच्चा भक्त कहा है। कबीर के अनुसार विरही व्यक्ति जीवित क्यों नहीं रहता। कबीर के अनुसार विरही यानी जो वियोग में है, जो विरह में रह रहा है, इसलिए जीवित नहीं रहता क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में परमात्मा का विरह रूपी सांप बस जाता है उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती, अर्थात सांसारिक सुख पाने की इच्छा उसे नहीं रहती। इस तरह से ऐसा लोभ और सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ व्यक्ति जो है वो संसार से क्या करता है, ईश्वर के, यानी जो व्यक्ति ऐसा है जो चाहता है कि किसी तरह से ईश्वर की प्राप्ति हो, लेकिन जब वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती तो फिर उसकी सारी इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद कबीर के अनुसार निंदा क्यों जरूरी है। कबीर ने कहा है कि निंदा इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि व्यक्ति अपनी निंदा सुनने की शक्ति अपने में पैदा कर ले तो वह अपने आप में बहुत सुधार ला सकता है और अपने स्वभाव को निर्मल बना सकता है। इसलिए कबीर के अनुसार निंदा उपयोगी है। ठीक है। कबीर के अनुसार किस दीपक को देखकर मन का अंधेरा दूर हो जाता है। कबीर के अनुसार ईश्वरीय ज्ञान रूपी दीपक को देखकर मन का अंधेरा दूर हो जाता है। मन का आपा खोने का आशय बताइए। मन का आपा खोने का आशय अपने मन से अहंकार भाव को निकाल देना है। मन का आपा खोए यानी अहंकार भाव को पूरी तरह से समाप्त कर देना है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी और सधुक्कड़ी के नाम से जाना जाता है। पंचमेल खिचड़ी यानी खिचड़ी भाषा। उनकी सबसे बड़ी बात है कि कबीर की साखियों में सधुक्कड़ी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर तरह के शब्द ये जहाँ गए, जिस राज्य में गए, वहाँ के भाषा को उन्होंने अपना लिया।